हेलो बच्चों, अभी तक हम लोग ये जान चुके हैं कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। आज हम लोग सीखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। लेकिन मेथड ऑफ चार्जिंग सीखने के पहले एक न्यूमेरिकल्स करते हैं जिसमें लोग प्रायः गलती कर देते हैं। देखिए न्यूमेरिकल्स क्या है। विच of the following physical quantities is relativistically invariant। आप इनवेरिएंट शब्द एक बार सुन चुके हैं, तो कह रहा है कौन सा जो है फिजिकल क्वांटिटी जो है वह रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट है। फर्स्ट ऑप्शन चार्ज, सेकेंड ऑप्शन लीनियर चार्ज डेंसिटी, थर्ड ऑप्शन स्पेसिफिक चार्ज, और फोर्थ ऑप्शन ये जो आपका जो क्वेश्चन है मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है, ये सोल्व करें आप लोग। यहां पे एक शब्द आया है रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। इसके बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट। इसका मतलब हुआ कि चार्ज का जो वैल्यू है वह ऑब्जेक्ट के स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो स्पीड कितना हो ज्यादा क्यों ना हो। तो जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू स्पीड पर डिपेंड नहीं करे तो कहते हुआ रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट है। तो करेक्ट कौन सा है? बच्चे इसमें क्या करते हैं कि जानता है चार्ज इनवेरिएंट है तो चार्ज इसमें भी आ गया, चार्ज यहां भी आ गया, चार्ज यहां भी आ गया, तो वो तीनों को करेक्ट कर देते हैं और एक ऑल ऑफ दीज है तो उसको भी लगा देते हैं। तब जो है लेकिन गलत हो जाता है सवाल इसका। क्यों? क्योंकि ये सवाल थोड़ा कंसेप्चुअल है। समझें कैसे होता है। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होता क्या है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। पहले से सीखिए आप, चार्ज ये क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब हो गया चार्ज बाई लेंथ, चार्ज बाई लेंथ। इसी बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ या चार्ज बाई लेंथ। इसके बारे में जो है आगे मैं पढ़ाऊंगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल से। लेकिन भी जाने लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज बाई लेंथ। और यहां एक टर्म आया स्पेसिफिक चार्ज। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि स्पेसिफिक चार्ज मतलब होता है चार्ज पर यूनिट मास, चार्ज बाई मास। ये हो गया चार्ज बाई मास। अब इसको आप समझने की कोशिश करते हैं। चार्ज तो जानते हैं स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी स्पीड पर डिपेंड नहीं करे वह इनवेरिएंट होता है। तो ये तो है, सही हो गया। लेकिन अब मैं इस पर चर्चा करता हूं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज ये स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, रह गया लेंथ। तो लेंथ के बारे में सोचते हैं हम। फिर इसमें चार्ज डिपेंड नहीं करेगा स्पीड पर, मास, तो इसके बारे में सोचेंगे हम। तो अब जो है ये सवाल जो है आपका कंसेप्चुअल सवाल हो गया, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में जिसको बोलते हैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आइंस्टाइन साहब दिए थे। वो क्या है, थोड़ा सा वो सिलेबस में नहीं है लेकिन हल्का सा आपको आना चाहिए, कभी कभी सवाल होता है आपको। तो ये क्या है जो सवाल समझने की कोशिश करें कि जो आइंस्टाइन साहब
थ्योरी दी है जिसका नाम है थियरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि इन्होंने 3 फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मेनली अभी समझिए। एक मास के बारे में भी कुछ बोला, लेंथ के बारे में भी कुछ बोला, और टाइम के बारे में भी कुछ बोला आइंस्टाइन साहब। इन्होंने क्या कहा आइंस्टाइन साहब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा मतलब लाइट की जो स्पीड है उसके आसपास हो, कंपेरेबल हो, c/2 हो, c/3 हो, c/4 हो, इस तरह से हो कि इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है कंपेरेबल है स्पीड ऑफ लाइट, c से दिखाते हैं, तो ये जो है स्पीड ऑफ लाइट के आसपास हो, हाफ हो, 1/3 हो, 1/4 हो, इस तरह से, देन उन्होंने क्या कहा कि जो मास है इसमें वेरिएशन होगा। मास कांस्टेंट नहीं रहेगा, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, वेरिएशन इन मास होगा। और वेरिएशन इन जो मास होगा वो कैसे होगा, तो मास जो है बढ़ जाता है। आप जानते हो आप लोग कि वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो मास बढ़ जाएगा, तो ये आप जानते हैं, आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। रह गया लेंथ, तो लेंथ में भी कुछ बातें उन्होंने कहा। लेंथ में क्या कहा जो समझे अब लेंथ के बारे में, कि अगर कोई रॉड है, और ये रेस्ट में है, रॉड रेस्ट में है, इसे कुछ न कुछ लंबाई होगी, लंबाई इसका L0 है। अब यही रॉड को अगर जो है ना वेलोसिटी दे दिया जाए, इसी रॉड को वेलोसिटी दे दिया गया लेंथ के अलोंग, ध्यान रखें लेंथ के अलोंग, तो लेंथ के अलोंग वेलोसिटी दे दिया गया, आई वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, बहुत ज्यादा स्पीड दे दी, तब इसकी लंबाई L डैश अगर है तो L डैश अब जो है ना वो L0 के बराबर नहीं होगा, L0 के बराबर नहीं होगा, तो क्या होगा, L डैश जो है कम हो जाता है, किससे, L0 से। मतलब ये हुआ कि अगर कोई रॉड रेस्ट में है तब उसकी लंबाई L0 है। अगर उस रॉड को वेलोसिटी दे दी जाए, और वेलोसिटी जो है बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के आसपास में, तब जो उसकी जो लंबाई जो पाया जाता है वह L0 से कम होता है, बराबर नहीं होता है, कम होता है, कम हो गया, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ। क्या बोला जाता है इसको, कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं, बस ये पॉइंट आपको आना चाहिए, लेकिन इतना पता होना चाहिए। जैसे आपको मास के बारे में पता होता है कि वेलोसिटी बढ़ गया तो मास ही बढ़ जाता है, लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा होना चाहिए, उसी तरीके से लेंथ भी जो है घट जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन कब, जब रॉड को वेलोसिटी दी जाए लेंथ के अलोंग। लेकिन इसी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि अगर ये कोई रॉड है रेस्ट में है, और इसको रेस्ट में है, इस समय इसकी लंबाई L0 है, और इसको वेलोसिटी जो है लेंथ के अलोंग नहीं दिया गया है, लेंथ के परपेंडिकुलर दिया गया, लेंथ के परपेंडिकुलर, लेकिन ये बहुत ज्यादा होना चाहिए स्पीड, तब इस केस में लेंथ में चेंज नहीं आता है। तब इस केस में अगर लेंथ L डैश है तो L डैश बराबर L0 होगा। कंक्लूजन के तौर पर यह था कि अगर किसी भी जो है रॉड को वेलोसिटी दी जाए लेंथ के अलोंग, तो उसकी लंबाई थोड़ा सा कम हो जाता है, घट जाता है, जिसको कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ कहते हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर दिया जाए तो लेंथ में चेंज नहीं होता है। तो ये जो है लेंथ के बारे में कहा गया इंपॉर्टेंट बातें। और इसी ढंग से टाइम के बारे में उन्होंने कुछ कहा, उसके बारे में कहीं बाद में चर्चा मैं करूंगा जब जरूरत पड़ेगा तो, लेकिन इसको बोलते हैं डायलेशन इन टाइम। इसका जरूरत नहीं के बराबर पड़ता है आपको जेईई सिलेबस में, लेकिन ये डायलेशन इन टाइम कहलाता है, कभी बाद में चर्चा करेंगे।
है ना। तो इस तरह से जो है आइंस्टाइन साहब के हिसाब से अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो है रेस्ट में मास m0 है तो वेलोसिटी में मास उसका जो है बढ़ जाएगा और लेंथ जो है उसका कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ। तब जो अब मैं देखता हूं सवाल में आता हूं, ये तो बिल्कुल बेसिक बात है कि चार्ज का जो वैल्यू है वो वेलोसिटी पर स्पीड पर निर्भर नहीं करता है। चार्ज का वैल्यू वो चार्ज जो है इनवेरिएंट है, तो ये तो बिल्कुल सही है। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी देखते हैं। ये क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज बाई लेंथ। चार्ज चेंज नहीं किया लेकिन स्पीड के साथ लेंथ में कमी आई, लेंथ में कमी आई। ये कम होगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा हमारा, बढ़ जाएगा विथ स्पीड। मतलब एक स्पीड के साथ बढ़ गया वैल्यू, इसका कांस्टेंट नहीं रहा, इंडिपेंडेंट नहीं रहा, इसलिए ये जो है रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट नहीं हुआ। उसी तरीके से चार्ज तो स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा। मास स्पीड बढ़ाऊंगा तो मास बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा तो स्पेसिफिक चार्ज घट जाएगा। मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। स्पीड बढ़ाएंगे तो वैल्यू घटेगा, मतलब कांस्टेंट नहीं रहा। कांस्टेंट होता तो कहते इनवेरिएंट है। ये स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, ये इनवेरिएंट नहीं है, तो यह भी गलत है। दैट मीन आंसर सिर्फ एक ही होगा, चार्ज, बाकी कोई आंसर नहीं होगा। तो इस सवाल को मैंने इसलिए डिस्कस किया कि आपको पता होना चाहिए कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है और उससे रिलेटेड किस तरह का सवाल आपको पूछा सकता है। बस इससे ज्यादा आपको जानना नहीं, सिलेबस में पढ़ना नहीं है, लेकिन ये सब बातें इतनी आनी चाहिए। बच्चों अब हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा, या तो बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो वह नेगेटिवली चार्ज होता है, या उस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना होगा। जब इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, मतलब वो चार्ज हो गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। तो अब आखिर इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर जो हम करेंगे तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या क्या अलग अलग डिफरेंट मेथड है, उसके बारे में हम मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है जो फर्स्ट थ्री जो प्रोसेस है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रोसेस कहलाता है। इसमें चार्जिंग बाय रबिंग, फर्स्ट चार्जिंग बाय रबिंग, या उसे कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है जस्ट भी चर्चा हम करेंगे डिटेल से सबके बारे में। दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है इसके बारे में बताएंगे भी जस्ट। फिर है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अंतर थोड़ा सा का, कंडक्शन इंडक्शन दोनों डिफरेंट प्रोसेस है, देखिएगा आप लोग। तो ये जो तीन जो है फर्स्ट जो थ्री जो प्रोसेस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस भी कहेंगे, इसको पढ़ना है मेनली। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस भी है जिससे कि हम ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। उसमें आता है फील्ड इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्मियोनिक इमिशन। इसके बारे में भी शॉर्ट में थोड़ा बताएंगे आपको कि क्या होता है। तो इस तरह से ये बहुत सारे प्रोसेस हैं और इसके बारे में वन बाय वन जो है हम स्टडी करेंगे डिटेल से। बच्चों अब हम चार्जिंग के फर्स्ट मेथड के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है चार्जिंग बाय रबिंग या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट जो अनचार्ज्ड है उसको आप एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं। रब करने से जो है दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है। ये जो मेथड है ये सबसे अच्छा मेथड है। सबसे अच्छा मेथड क्यों है? क्योंकि इस मेथड से हम चाहे कंडक्टिंग मटेरियल रहे या इंसुलेटिंग मटेरियल रहे दोनों ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। आगे जो मेथड आप पढ़ेंगे वो सारे मेथड जनरली कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। तो फर्स्ट बेनिफिट ये है, इससे कंडक्टिंग मटेरियल और इंसुलेटिंग
दोनों मटेरियल चार्ज हो सकता है। सेकेंड बेनिफिट यह है कि इसे चार्ज करने के लिए, इस मेथड से चार्ज करने के लिए हमें पहले से कोई चार्ज ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जबकि जो कंडक्शन का और इंडक्शन का मेथड है उसे चार्ज करने के लिए हमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट पहले से चार्ज होना चाहिए। तो ये दो बेनिफिट है जो कि इसको अन्य प्रोसेस से अलग करता है, इसलिए बेस्ट है। और ये बहुत पुराना मेथड है, बहुत पहले से लोगों को इसके बारे में पता था। मैं इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी जस्ट बताऊंगा। इससे पहले आप लिखें कि इट इज ओल्ड एंड बेस्ट मेथड। बेस्ट क्यों? क्योंकि इससे कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों चार्ज होगा और इसमें नो नीड ऑफ एनी चार्ज बॉडी। पहले से कोई भी चार्ज बॉडी नहीं भी है तब भी चार्ज होगा इससे। और ये ओल्ड भी है। ओल्ड क्यों? इसके बारे में बहुत पहले से लोगों को पता है। आप लोग भी बचपन में इस तरह से चीजों को चार्ज किए होंगे। मैं ध्यान दिलाता हूं। फर्स्ट एग्जांपल कि जब ड्राई हेयर, सूखा हुआ बाल, ड्राई हेयर पे आप कॉम्ब करते थे, प्लास्टिक का कंघी जनरली होता था, तो वो जो कॉम्ब है वो चार्ज हो जाता था। एक पता कैसे चलता है कि चार्ज हो गया? तो पेपर का जो छोटा छोटा जो पीस होता था उसके पास ले जाने पे उसको अट्रैक्ट कर लेता था। आप सीखेंगे आज के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में कि जो है कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट को जो है अट्रैक्ट कर सकता है। तो इस तरह से जो है यहां पे हम चार्जिंग बाय रबिंग से हम चार्ज करते थे। दूसरा एग्जांपल, आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि कुछ लोग बलून को अपने ड्राई हेयर पे रगड़ने के बाद दीवार से चिपका देते थे, वहां भी चार्जिंग बाय रबिंग हो रहा है। कुछ एग्जांपल और देखें आप लोग जब टीवी स्क्रीन वगैरह को, कंप्यूटर को, मॉनिटर वगैरह को जब आप क्लीन करते हैं ना स्प्रे कर करके, तो वहां पे रगड़ते थे। रगड़ने के बाद क्या होता है कि जैसे ही आपने साफ किया कुछ देर बाद तुरंत उस पर धूल, डस्ट पार्टिकल जमा हो जाता था। तो ये सब सारे एग्जांपल्स जो चार्जिंग बाय रबिंग का है। तो खैर देखते हैं इसमें होता क्या है। तो कहने मतलब यह है कि चार्जिंग बाय रबिंग जो है ये ओल्ड एंड बेस्ट मेथड है। इसमें होता क्या है कि इसमें जब दो ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ऑब्जेक्ट ए है, ये मान लो न्यूट्रल है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है हमारा बी है, यह भी मान लो न्यूट्रल है। अब इस दोनों को हमने रब किया, तो जब हम रब करते हैं तो क्या होता है कि इसमें हीट एनर्जी डेवलप होता है। अब आप बोलेंगे हीट एनर्जी क्यों डेवलप होता है? तो आप इसलिए डेवलप होता है कि अगर आप दोनों हथेली को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करेंगे तो यहां पे गर्मी महसूस होता है आपको। क्यों हुआ? आपने फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया और वही जो वर्क किया आपने वो हीट एनर्जी में डेवलप हुआ। तो जब हम दो ऑब्जेक्ट को जो है रब करते हैं तो यहां पे हीट एनर्जी डेवलप होता है। जो हीट एनर्जी डेवलप हुआ वह दोनों ऑब्जेक्ट शेयर किया और एनर्जी पा कर करके इसके जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इससे इस पे चला जाता है और इससे इस पे चला जाता है, लेकिन इक्वल नंबर में नहीं, अनइक्वल नंबर में। मतलब ये हुआ कि इससे इस पे इलेक्ट्रॉन गया, मान इससे मान ले जो है 50 इलेक्ट्रॉन गया, तो इससे भी इस पे आया इलेक्ट्रॉन, इससे मान ले 40 इलेक्ट्रॉन आया। तो किसी एक पे ज्यादा गया, किसी एक पे कम गया इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आया वह फाइनली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और जिस पे कम इलेक्ट्रॉन आया वह जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इस तरह से दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है। मतलब ये हुआ इस केस में कि मान लिया जाए ये ए है, ये हमारा बी है और इस एग्जाम्पल में
इस एग्जाम्पल में इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आया तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, माने माइनस क्यू हो गया। इस पे कम इलेक्ट्रॉन आया तो जिसपे कम आया मैंने नेट रूप से इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब कितना आएगा जो समझे अब, तो आपको मैंने पढ़ाया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज ऑलवेज कंजर्व होता है। चूंकि यहां पे ऑब्जेक्ट ए और बी को हमने रब किया, दोनों एक साथ कांटेक्ट में आ गया। जब एक साथ कांटेक्ट में आ गया तो दोनों मिल करके एक आइसोलेटेड सिस्टम बनेगा और इस दोनों पर के जो टोटल जो चार्ज होंगे वह कंजर्व होगा। शुरुआत में चार्ज 0 और 0 तो नेट चार्ज 0 है, तो बाद में भी नेट चार्ज 0 होगा। तो इसे माइनस क्यू आया है तो यहां पे जरूर प्लस क्यू होगा ताकि नेट चार्ज जो है इस आइसोलेटेड सिस्टम पर 0 हो। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से दोनों पे चार्ज इक्वल और अपोजिट आएंगे, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, नेचर अपोजिट होगा। तो इस तरह से दोनों ऑब्जेक्ट फाइनली चार्ज हो जाता है। यहां पे आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि बताओ ये क्यों चार्ज हो गया नेगेटिवली। तो रियल बात तो यह हुई कि इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आए, ये क्यों पॉजिटिवली हुआ, इस पे कम गए तो नेट रूप से इलेक्ट्रॉन आए इसलिए नेगेटिवली आए पॉजिटिवली। ये तो ऐसे हो गया। लेकिन जो है आप जो इसको दो अलग अलग ढंग से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो इसको एक्सप्लेनेशन के बारे में सुने। पहला जो है हम एक्सप्लेनेशन देते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप लोग एक टर्म सुने होंगे केमिस्ट्री में, तो एक तो एग्जांपल केमिस्ट्री से दिया जाता है एक्सप्लेनेशन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जो पाने की जो चाहत है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट में से जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा उस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यहां पे बी नेगेटिवली चार्ज हो गया, मतलब कह सकते हैं हेयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका, बी का ज्यादा होगा, किससे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे, ए से। दूसरा जो एक्सप्लेनेशन हम लोग देते हैं वह है इन टर्म्स ऑफ वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेनली केमिस्ट्री में जो होता है, केमिस्ट्री के रूप में एक्सप्लेन हुआ, यहां पे फिजिक्स के रूप में। क्योंकि आपको एग्जाम में जब सवाल इस पे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहीं कहीं लिखा हुआ होता है, कहीं कहीं वर्क फंक्शन, दोनों पे ध्यान देना आपको। तो आप जाने कि वर्क फंक्शन जिसका जितना कम होगा, वर्क फंक्शन जिस ऑब्जेक्ट का जितना कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होगा। अब बताओ कि इससे फाइनली इलेक्ट्रॉन निकला है तब तो ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ है, मतलब इसका वर्क फंक्शन जो है आपका वो कम होगा और इसका वर्क फंक्शन क्या होगा हमारा ज्यादा। तो कह सकते हैं हेयर वर्क फंक्शन को फाई से दिखाते हैं, फाई से। तो वर्क फंक्शन ऑब्जेक्ट ए का वो कम है किससे, ऑब्जेक्ट बी के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से जो है इससे इलेक्ट्रॉन जो आसानी से निकल गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज आई नेगेटिवली चार्ज। मतलब ये हुआ कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे तो वहां हीट एनर्जी डेवलप होगा। वो हीट एनर्जी के वजह से ये दोनों से अनइक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे ट्रांसफर होगा। किसी ऑब्जेक्ट पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे वह फाइनली नेगेटिवली चार्ज होगा और किसी पे कम आएंगे वो फाइनली पॉजिटिवली चार्ज होगा। अगर एक्सप्लेन करने की बात आएगी तो हम कहेंगे कि जो नेगेटिवली चार्ज है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है किससे, जो पॉजिटिवली चार्ज हुआ है। या वर्क फंक्शन के टर्म में कहेंगे
कि जिसका वर्क फंक्शन कम है, जो पॉजिटिवली चार्ज हुआ है वह उसका वर्क फंक्शन कम है, और जो हमारा नेगेटिवली चार्ज हुआ उसका वर्क फंक्शन ज्यादा हुआ। तो ये एक्सप्लेनेशन हुआ। इस बातों को मैं लिखा भी दूंगा अभी जस्ट, लेकिन कुछ जो है इसको एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। चार्जिंग बाय रबिंग का मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, उस एग्जाम्पल को आप ध्यान रखेंगे, वो ऑलवेज आपको काम देगा। फर्स्ट एग्जाम्पल कि मान लिया जाए कि आपके पास कोई ग्लास रॉड है, एक ग्लास रॉड है, एक ग्लास रॉड है, एक सिल्क क्लॉथ है। सिल्क आप लोग जानते हैं जो कपड़े पहनते हैं, इसके सिल्क क्लॉथ है। इससे दोनों को जब रब करते हैं, शुरू में दोनों जो है आपका अनचार्ज रहता है। जब हम रब करते हैं तो ग्लास रॉड जो है वह पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जबकि सिल्क जो क्लॉथ है वह निगेटिवली चार्ज हो जाता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से अगर इस पर प्लस क्यू चार्ज आया तो इस पे माइनस क्यू चार्ज होगा, क्योंकि इस आइसोलेटेड सिस्टम पर नेट चार्ज जीरो है तो बाद में जीरो होना चाहिए। इसको ऑलवेज याद रखेंगे। ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज होगा, सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज होगा, ऑलवेज। इसका यह मतलब हुआ, आपको पूछा क्यों हो गया ये नेगेटिवली चार्ज, तो बोलना है ग्लास रॉड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, सिल्क क्लॉथ का होता है, इसलिए नेगेटिवली चार्ज हो गया। कभी का ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की चर्चा नहीं रहेगी, वर्क फंक्शन की चर्चा रहेगी, तो कहेंगे कि इसका वर्क फंक्शन कम है, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। लेकिन ध्यान रखें ग्लास रॉड ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज होगा और नेगेटिवली। इस तरह का मटेरियल का नेचर ही है कि ऐसा ही होता है ऑलवेज। दूसरा एग्जाम्पल, मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा, तीनों आप ध्यान रखेंगे। दूसरा कि कोई प्लास्टिक रॉड है, प्लास्टिक रॉड है और वूल, इस दोनों को जब हम रब करते हैं, शुरुआत में दोनों अनचार्ज्ड है, रब करने पर दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है। यहां पे प्लास्टिक का जो रॉड है वह निगेटिवली चार्ज हो जाता है, जबकि वूल पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो यहां पे कहा जा सकता है कि प्लास्टिक रॉड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, वूल से, या जो है वूल का वर्क फंक्शन कम है, किससे, प्लास्टिक रॉड से। थर्ड एग्जांपल कि एक इबोनाइट रॉड है और इसको हमने फर से रब किया, शुरुआत में दोनों अनचार्ज्ड है, रब करने के बाद जो है इबोनाइट पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि फर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहां भी सेम बात हम कहेंगे कि इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है फर से, या फर की जो है वर्क फंक्शन कम है इबोनाइट रॉड से। तो तीनों एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे फिर से कि ग्लास रॉड सिल्क को रब करने पे ग्लास रॉड पॉजिटिवली, सिल्क नेगेटिवली चार्ज होगा। प्लास्टिक रॉड वूल को रब करने पर प्लास्टिक रॉड नेगेटिवली, वूल पॉजिटिवली हो, जबकि इबोनाइट रॉड और फर को रब करने पर इबोनाइट रॉड जो है आपका नेगेटिवली और फर जो है पॉजिटिवली चार्ज होगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कंसेप्चुअल बाइट, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल याद होना चाहिए, एग्जाम में भी यदा कदा पूछ देता है इतनी चीजें। अब जो मैंने प्रोसेस बताया उसको मैं लिख देता हूं। मैंने भी समझाया कि जब दो ऑब्जेक्ट को हम रब करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट तो दोनों चार्ज हो जाएगा। क्या इसमें हुआ प्रोसेस में? रब किया, हीट एनर्जी डेवलप हुआ। अब हीट एनर्जी दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में शेयर हुआ। शेयर होने से क्या हुआ? अनइक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ एक दूसरे पर, और वो ऑब्जेक्ट जिसपे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आया वह नेगेटिवली चार्ज हुआ, और जिसपे कम आया वह पॉजिटिवली चार्ज हुआ। तो इस तरह से ये हमारा चार्जिंग बाय रबिंग था। चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये दोनों को ढंग से समझने के लिए आपको पहले कुछ बातें आनी चाहिए। तो पहले मैं आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिसके वजह से आपको वो दोनों प्रोसेस समझ में आएगा।